हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल पे। और सेल साइकिल की जो सीरीज़ थी उसमें हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहला लेक्चर था माइटोसिस पे, जिसमें हमने सेल डिवीज़न के डिफरेंट टाइप्स पढ़े और उसमें माइटोसिस पे स्पेशल डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हमने सेल डिवीज़न यानी माइटोसिस पे डिस्कस किया और माइटोसिस का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उस पे हमने चर्चा की। उससे आगे वाला जो लेक्चर था, वीडियो क्लास जो थी, जो तीसरा जो लेक्चर था, इसमें हमने इंटरफ़ेज़ पे चर्चा की और ये डिस्कस किया कि सेल साइकिल 2 फ़ेज़ में बँटा होता है, इंटरफ़ेज़ और डिवीज़न फ़ेज़। और हमने इनमें से इंटरफ़ेज़ को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इन तीनों वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन हैं, जो लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। अगर आपने ये वाला वीडियो अभी नया-नया देखा है, तो आप पहले वो दोनों तीनों वीडियो आप देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आज का ये जो वीडियो है हम डेडिकेटेड करने वाले हैं पूरा का पूरा डिवीजन फेज़ पे, ठीक है? और लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा डिवीजन फेज़ यानी माइटोसिस का जो सेकंड वीडियो था, उसमें हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था, हमने यहाँ छोड़ा था कि डिवीजन फेज़ जो है, जो माइटोटिक फेज़ है, वो जिस तरह से हमने पहले बताया कि सेल साइकिल जो है, वो 2 फेजेज़ में बँटा हुआ है, डिवीजन फेज़ और सॉरी इंटरफ़ेज़ और डिवीज़न फ़ेज़। पहले सेल इंटरफ़ेज़ में सेल के अंदर ग्रोथ होती है, फिर सेल डिवाइड करती है। डिवीज़न के बाद फिर वापस सेल इंटरफ़ेज़ में चली जाती है, फिर डिवीज़न में चली जाती है। यानी 2 डिवीज़न फ़ेज़ के बीच की जो फ़ेज़ थी उसे हमने इंटरफ़ेज़ बोला, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम डिवीज़न फ़ेज़ यानी एम फ़ेज़ को डिस्कस करेंगे और हमने टाइम का जो ड्यूरेशन माना था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मिनिमम ड्यूरेशन का जो फ़ेज़ है, ये जो डिवीज़न फ़ेज़ है, ये पूरे सेल साइकिल में सबसे कम ड्यूरेशन का फ़ेज़ होता है। ये महज़ 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, जबकि अगर हम पूरे 24 घंटे का अगर हम सेल साइकिल माने, ठीक है? तो उसमें से जैसा कि मैंने कहा सेल साइकिल के 2 पार्ट हमने कहे, एक हमने कहा इंटरफ़ेज़ और एक हमने कहा डिवीज़न फ़ेज़ या एम फ़ेज़, ठीक है? माइटोटिक फ़ेज़ यानी एम फ़ेज़। इंटरफ़ेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, लगभग 23 घंटे लगेंगे और ये जो डिवीज़न फ़ेज़ पे जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, ये सबसे फ़ास्ट, सबसे छोटा स्टेप है। ये महज़ 1 घंटे के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमने कहा मिनिमम ड्यूरेशन की फ़ेज़ है और एम फ़ेज़ या डिवीज़न फ़ेज़, इसे एम फ़ेज़ भी बोलते हैं और इसे हम डिवीज़न फ़ेज़ भी बोल सकते हैं, ये 1 घंटे की है। और इंटरफ़ेज़ के अंदर भी अगर हम फर्दर क्लासिफ़ाई करें, तो जीवन फ़ेज़ जो है, इंटरफ़ेज़ को हमने 3 हिस्सों में बाँटा था। हमने पहले भी कहा था कि सबसे पहला हिस्सा G1 फिर S और फिर G2 और इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा था वो G1 में लग रहा था। बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है, मैक्सिमम ग्रोथ है, इसे ग्रोथ फ़ेज़ 1 कहा, गैप फ़ेज़ 1 कहा। 12 घंटे के लगभग ये ले रही थी, 6 घंटे के लगभग S फ़ेज़ में और G2 के अंदर 3 से 5 घंटे के लगभग का टाइम ये सेल ले रही थी। तो इस तरह से टाइम का जो डिवीज़न था वो हमने पढ़ा। तो आज हम आगे की चर्चा कर रहे हैं डिवीज़न फ़ेज़। तो चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न फ़ेज़। तो आज का ये टॉपिक है ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे डिवीज़न फ़ेज़ की, ठीक है? और किसकी डिवीज़न फ़ेज़ की? सेल साइकिल की। और जैसा कि मैंने कहा, आपको अभी भी बताया मैंने कि सेल साइकिल जो है, सेल के अंदर जो पूरा चक्र है वो 2 फ़ेज़ेज़ में घूमता है। सेल अपना मैक्सिमम टाइम अ, सेल जो है अपना मैक्सिमम जो टाइम है, वो बिताती है इंटरफ़ेज़ में, ठीक है? ये मैंने वॉयलेट कलर से डिनोट किया है और उसके बाद जो बाकी का जो थोड़ा-सा टाइम है, वो बिताती है डिवीज़न फ़ेज़ में, ठीक है? तो ये वाला जो फ़ेज़ है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है डिवीज़न फ़ेज़, जिसे हम एम फ़ेज़ भी कह सकते हैं। एम फ़ेज़ यानी माइटोटिक फ़ेज़, एम फ़ेज़, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है एम फ़ेज़। और ये वाला जो है, ये था इंटरफ़ेज़। और इंटरफ़ेज़ को भी 3 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड किया मैंने, सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ तक का अगर हम माने, तो ये हमने बोला G1, उसके बाद बीच का सबसे महत्वपूर्ण एस फ़ेज़ और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये हमने बोला G2। तो आज हम बात करने वाले हैं इतने फ़ेज़ की, ठीक है? ये है डिवीज़न फ़ेज़। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करेंगे डिवीज़न फ़ेज़ की। चलिए, अब डिवीज़न फ़ेज़ क्या है इसके बारे में बात करते हैं हम आगे। तो मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कर दिया।
अब ये जो डिवीजन फेज है, डिवीजन फेज, ये वास्तव में दो पार्ट्स में होता है, ठीक है? क्योंकि जब एक सेल डिवाइड होगी, इसको थोड़ा सा समझें, ये सेल थी, ठीक है? इंटरफेज में क्या हुआ, इंटरफेज में क्या हुआ, हमने पहले भी कहा था, इंटरफेज में सेल ने ग्रो किया, बिकॉज इस सेल को इस सेल को डिवाइड होकर के इसके ही जैसी दो सेल बनानी। अब जब इस सेल को इसके ही जैसी दो सेल बनाने, तो पहले इसको अपना साइज डबल करना पड़ेगा, तभी इसी आकार की सेल बनेगी। इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। और अगर ये सेल ऐसा नहीं करेगी कि पहले साइज नहीं बढ़ाएगी, तो क्या होगा, हर डिवीजन के बाद जो ऑफस्प्रिंग सेल्स हैं, जो उसकी डॉटर सेल है, उनका साइज कंपैरेटिवली अपनी पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हर बार छोटा आएगा। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सेल अपनी साइज को मेंटेन नहीं कर पाएगी और आफ्टर 10-15 साइकिल के बाद में सेल अपना जो एग्जिस्टेंस है वही खो देगी। इसलिए इस फेज में सेल अपने साइज को डबल करती है और सेल पूरा अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है जी। तो ये हो गया, उन्होंने ग्रोथ कर लिया, इंटरफेज हो गया। उसके बाद ये जो होगी, ये डिवीजन फेज है, ठीक है। ये जो डिवीजन फेज है, इसमें सेल ने जिस साइज की सेल थी उसने अपना साइज मेंटेन किया और उसी साइज की दो डॉटर सेल बना ली। क्लियर है? अब ये जो डॉटर सेल बन रही है, और ये क्या हो गया, ये जो डॉटर सेल बन रही है, ये वाली डॉटर सेल जो दोनों बनी है, डॉटर सेल में अगर हम देखें कि ये जो सेल है, एक सेल दो में जब डिवाइड होगी तो ये दो फेजेस में होगी। ये अगर हम एक सेल माने तो सबसे पहले इसमें होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। सेल का जब डिवीजन होता है तो सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, हमें ये समझना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और काइनेसिस का मतलब है टूटना, कटना, ठीक है, स्प्लिट होना। मैं रफली लिख रहा हूँ, स्प्लिट होना। तो यानी न्यूक्लियस का जो विभाजन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो सेल है, ये जैसी भी है, सबसे पहले ये जो एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होकर के कितने न्यूक्लियस बनाएगा? दो न्यूक्लियस बनाएगा। ये बात हमें समझनी है। तो पहले फेज में पहले न्यूक्लियस दो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब जैसे ही दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दूसरी जो फेज आएगी, जो सेकंड फेज आएगी, रोमन में लिख रहा हूं, इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी अब जो लिक्विड है जो चारों तरफ, उसका विभाजन होगा। और अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल जो है इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। और ये जो सेल है दोनों तरफ ये फरो बन जाएगी। एनिमल और प्लांट में थोड़ा सा अलग अलग होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और रिजल्ट ये होगा कि फाइनली ये दो सेल बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, साइटोकाइनेसिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि जो डिवीजन फेज है उसको दो फेजेस में बांटा जाना चाहिए। पहली होगी न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरी होगी साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। चलिए जी, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा दो तीन चीज़ों की और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो नेम है उस पे, जो नॉमेनक्लेचर, उस पे हम गौर करें। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस जो नाम है, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस जो टर्म है वो जो दिया, वो दिया था किसने? श्लाइडर। श्लाइडर नाम का एक साइंटिस्ट था, इन्होंने दिया। और जो साइटोकाइनेसिस जो वर्ड था, साइटोकाइनेसिस जो टर्म था, वो सबसे पहले दिया व्हाइटमैन नाम के साइंटिस्ट। ये एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, अपन जब बात कर रहे हैं तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में इतना तो समझ में आ गया कि सबसे पहले जो सेल है, जब भी सेल डिवाइड करेगी, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्लियर है? और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होता है। अब हम बात करने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। अब माइटोसिस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन जो है, ये न्यूक्लियर डिवीजन जो है माइटो माइटोसिस के अंदर, ये होता है इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब इस बात का समझना में, अगर आपको याद हो, और पहला जो अपना वीडियो लेक्चर था इस सेल साइकिल की लिस्ट में, उसमें हमने एमाइटोसिस की बात की। एमाइटोसिस और माइटोसिस में यार इस डिवीजन में अंतर क्या था, हमने उसी वक्त डिस्कस किया था कि एमाइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन डायरेक्ट होता है, और हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ इनडायरेक्ट होता है। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है और खटाक से उसके दो टुकड़े हो गए डायरेक्टली। इनडायरेक्ट का मतलब है इतना स्विफ्ट एक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर सीक्वेंशियल चेंजेस होंगे, क्रमागत रूप से परिवर्तन होंगे, और धीरे धीरे एक न्यूक्लियस धीरे धीरे इनडायरेक्टली कुछ स्टेप्स में होता हुआ दो न्यूक्लियस में टूट जाएगा। ये मतलब हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था। इसी वजह से वो एमाइटोसिस था, बिकॉज उसमें डायरेक्ट एक सेल है, उसके न्यूक्लियस में खटक से दो टूटे और दो सेल बन गए, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहां पर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये दोनों के अंदर ग्रेजुअल एंड स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होंगे। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, एंड स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होंगे, यानी क्रमबद्ध तरीके से क्या होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे क्रमबद्ध तरीके से, और ये हमने पढ़े भी हैं। और ये जितने भी परिवर्तन हैं, अब यहाँ पे एक बात समझनी है, बिकॉज हम सेल डिवीजन का मतलब क्या मानते हैं एज ए होल, जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन परफेक्ट नॉलेज होना एक अलग चीज है। बिकॉज हम सेल डिवीजन का हम मतलब समझते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। दिस इज नॉट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में अभी तक देखिए हमने हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज शुरू भी नहीं किए, इससे पहले हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, और इसका भी 1/4 हो चुका है, यानी 3 एंड 3.25 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और अभी हम प्रोफेज मेटाफेज की बात करें। तो ये जो सीक्वेंशियल जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस के बेसिस पर ही, इन्हीं चेंजेस को हमने ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझने की वजह से पूरे चेंजेस को 4 स्टेजेस में बांटा है। कितनी स्टेजेस में बांटा है? 4 स्टेजेस। कौन कौन सी है, सभी पढ़ चुके हैं। सबसे पहली जो अवस्था होती है, अब देखिए रटने की जरूरत नहीं है, प्रो माने होती है प्रारंभिक फेज, प्रोफेज। मेटा माने बीच का, मेटाफेज। एनाफेज बीच के बाद का, एनाफेज। और टीलो का मतलब हमेशा ये होता है सिरा। आपने क्रोमोसोम्स में पढ़े होंगे, टीलोमियर, टीलो माने एक सिरा, मियर माने खंड, अंतिम जो खंड होता है, सिरा जो होता है, उसे हम कहते हैं। तो टीलोफेज यानी अंतिम अवस्था। तो हमने ये जो चेंजेस है, ग्रेजुअल और स्टेप बाय स्टेप चेंजेस, दो किस में हो रहे हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। इनको हमने आसानी से समझने के लिए 4 स्टेप में बांट दिया। ठीक है जी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ए, बी, सी और डी। अब हमें यहाँ पे एक एक करके ये सारे स्टेज को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उससे हम बात करते हैं, प्रोफेज, और हिंदी में अपन बोलते हैं प्राक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, और ये प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, हाँ, अब अगर अपन इसके कैरेक्टर्स पढ़ें अगर हम, थोड़ा सा डिटेल में अपन चर्चा करने वाले हैं, ताकि बिकॉज सेल डिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिसको बायोलॉजी के हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करें, कोई भी ऐसी पार्ट है वो छूट नहीं जाए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूट जाए जो हम डिस्कस ना कर पाए। ठीक है, तो मैं प्रोफेज से चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कैरियोकाइनेसिस की लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी अवस्था। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट ये हो गया, लॉन्गेस्ट स्टेज। ठीक है, किसकी, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, कैरियोकाइनेसिस की। तो ये पूरे कैरियोकाइनेसिस का जो इवेंट है उसमें सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, मेन चेंजेस सभी जानते हैं क्या क्या होता है, लेकिन कुछ जो अनकॉमन जो चीजें हैं जो हम नहीं पढ़ते, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस जैसे ये फेज शुरू होती है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होने लगता है। और सबसे पहले ये जो साइटोप्लाज्म है ये मोर विस्कस हो जाता है, ज़्यादा शान यानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है।
और साथ-साथ एक चीज़ और जो बदल जाती है, इसके अंदर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव यानी परावर्तनांक इसका बढ़ जाता है, ठीक है? और जो एक चीज़ और बढ़ जाती है वो है कि इसमें पेलनेस बढ़ जाती है, मीन्स थोड़ा-सा पीला हो जाता है, तो मोर विस्कस, रिफ्रैक्टिव एंड पेलनेस इसमें आ जाती है। और धीरे-धीरे थोड़ी-सी मेटाबॉलिज़्म जो है, सेल की ओवरऑल जो चल रही है, वो थोड़ी-सी गिर जाएगी, यानी मेटाबॉलिज़्म नीची हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? ये वो चेंजेज़ हैं जो साइटोप्लाज़्म के अंदर हो रहे हैं। लेकिन हमें वो चेंजेज़ चाहिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखें सेल को और हमें दिखाई दें। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें इनडायरेक्ट चेंजेज़ हो रहे हैं, इनडायरेक्ट का चेंजेज़ इससे स्टेप बाय स्टेप चेंजेज़ होंगे जो हमें दिखेंगे, ठीक है? और हमने पहले भी कहा था इंटरफ़ेज़ के अंदर जो हमें इसको साइलेंट फ़ेज़ क्यों बोला इंटरफ़ेज़ को, हमें रेस्टिंग स्टेज क्यों बोलना पड़ा? बिकॉज़ इंटरफ़ेज़ के जो चेंजेज़ होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते वो नंगी आँखों से। लेकिन यहाँ पर डिवीज़न फ़ेज़ के जो चेंजेज़ हैं वो हमें नंगी आँखों से दिखाई देंगे। कैसे? जैसे एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पर अब जैसे ये प्रोफ़ेज़ शुरू होगी ना, जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है? क्रोमैटिन पड़ा है। अब आप कहेंगे क्रोमैटिन क्या है साहब? क्रोमोसोम है। नहीं, अब यहाँ पे हमें ये समझना है। क्रोमोसोम बनने में टाइम लगेगा बिकॉज़ क्रोमोसोम जब कंडेंस होता है यानी क्रोमैटिन जो होता है, वही चीज़ कंडेंस होकर के क्या बनाती है? क्रोमैटिन बनाती है। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा-सा आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन पड़ा है, जो क्रोमैटिन फाइबर हैं, ठीक है? इनके अंदर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इनमें कंडेंसेशन अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए लिख सकता हूँ मैं संघनन यानी दे टेंड टू बाइंड संघनन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब यानी यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है? संघनन शुरू हो जाएगा, ठीक है? और क्रोमोसोम्स जो है वो थोड़ा-सा शक्ल लेने लगता है, ठीक है? अब कैसे होता है देखिए, क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड एक लूज़ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर जैसे पड़ा है। सॉरी क्रोमेटिन और ये कंडेंस होकर के क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। यहाँ होगा कंडेंस और यहाँ पर डिकंडेंस होगा, ठीक है? अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है इस फंडे को। मेरे पास एक बहुत अच्छी एनालॉजी है इसके लिए। जैसे मान लो आपके पास बहुत लंबा-चौड़ा धागा है, पतंग आपने सभी ने मोस्टली उड़ाई होगी, ठीक है? अगर आपके पास बहुत सारा धागा है और वो मान लो यहीं पड़ा आपके पास, यहाँ नीचे फर्श पे पड़ा है, तो उसकी बहुत सारे चांसेस है कि ये उलझ जाए, ठीक है? ऐसे ही हमारा क्रोमैटिन न्यूक्लियस में पड़ा रहता है, राइट? क्रोमैटिन कैसा होता है? मैं थोड़ा-सा इधर बनाने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये क्रोमोसोम है, ठीक है? सॉरी सेल है, ठीक है? इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है इसमें ये फाइबर है ऐसे, ठीक है? जिस तरह से धागा है, ये क्रोमैटिन है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस होती है, मैंने थोड़ी सुना ये है न्यूक्लियोलस केंद्रिका और ये है क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है जी? क्लियर है? अब जिस तरह से ये धागा है, अगर आप इसको उलझने से बचाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे? हम सब इनको हाथ पे इसको अपने अंगूठे और इस फिंगर के चारों तरफ इसको इस तरह से करके और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम लच्छी कहते हैं नॉर्मली नॉर्मल भाषा में, ठीक है? इसे बना लेंगे, ठीक है? मान लीजिए बहुत सारा धागा यहाँ पड़ा है, उलझ जाएगा, हमने बचाने के लिए हमने क्या किया? उसको इस तरह से छोटे-छोटे पैकेट बनाए और इस तरह के मान लो 20 जो लच्छियाँ हैं, 20 जो छोटे-छोटे लूप्स जो हैं वो मेरे पास बन गए और सारा धागा उसमें आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ वो कंडेंसेशन हो गई, बस इतना ही अंतर है। वो जो क्रोमैटिन है, वो जो धागा पड़ा है वो क्या है? क्रोमैटिन है और वो जो लच्छियाँ हैं मेरे पास, वो जो लूप्स हैं जो फाइबर के बने हुए, जिसमें धागा एक कंडेंस फॉर्म में आ गया है, वो जो सिंगल इस तरह के जो लूप्स हैं जो इसको बार-बार रिपीट करने से इस तरह से बनेंगे, वो बहुत सारे बन जाएँगे और ये ही क्रोमोसोम है। तो धीरे-धीरे ये जो क्रोमैटिन है, ये कंडेंस होगा और धीरे-धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ शुरू होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होगा एनाफेज़ तक जाते-जाते बिकॉज़ फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम प्रॉपरली कंडेंस है वो एनाफेज़ में मिलेंगे। लेकिन कोई चीज़ जहाँ पूरी होती है, वो कहीं न कहीं से शुरू होती है, तो हमें ये बात यहाँ ध्यान रखनी है कि प्रोफेज़ में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होगा। क्लियर है? तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम यहाँ बनना शुरू होगा। अब लास्ट में मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊँगा, इसी से रिलेटेड वीडियो देखते रहिए। चलिए, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रोफेज़ में और क्या होता है। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो गया। अब क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमैटिड हमें दिखाई देने लगेंगे, ठीक है? तो क्रोमोसोम जो है
उसके अंदर क्रोमेटिड जो, क्रोमेटिड क्या है, कुछ नहीं, क्रोमोसोम का आधा भाग है, क्रोमेटिड, ठीक है, ठीक है, नाउ विजिबल, अब थोड़ा सा दिखाई देने लग गए, ठीक है। कहाँ से आए दो? बिकॉज हमने पहले ही कहा था ये जो पहले जो क्रोमोसोम था, ठीक है, उसके अंदर तो एक ही था, लेकिन अभी जो सेल आई है वो डिवीजन फेज में कहाँ से, इंटरफेज से क्रॉस करके, तो इंटरफेज में एस फेज हुआ है, और इंटरफेज के अंदर जो एस फेज थी उसमें डिवीजन हुआ है, और अब हम आ गए हैं किसमें, प्रोफेज में आ गए, ये तो क्रॉस करके आए ना हम, ठीक है। और अब जब हम इस प्रोफेज में आ गए हैं तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर दो क्रोमेटिड जो हैं अब यहाँ पे दिखने लगेंगे, राइट, बिकॉज दिस सेल हैज गॉन थ्रू द एस फेज, और एस फेज में इस एक क्रोमेटिन जो एक जो फाइबर है इसका डुप्लीकेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, और यहाँ पे दो फाइबर बन गए, तो यहाँ पे दो क्रोमेटिड है और अभी थोड़े थोड़े दिखने लगे, ठीक है। अगली बात, अगली इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रियोल के बारे में बात करते हैं। देखिए सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल, अब देखिए होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो भी चल रहा है, सेल के बाहर यहाँ पर तारक काय पाए जाते हैं, तारक केंद्र, सॉरी, यहाँ पर दो सेंट्रियोल हैं एक दूसरे से 90 डिग्री में अंतर में, इस तरह से दो सेंट्रियोल हैं जो यहाँ है, ठीक है जी। ये अब एक दूसरे 90, ये अब क्या करते हैं, पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मान लो इस सेंट्रियोल को यहाँ आना है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इस साइड एंड दिस विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो सेंट्रियोल सेंट्रियोल की मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है, कहाँ, टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ शुरू हो जाएगी। यह क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम स्पिंडल फाइबर अभी तानने वाले हैं, स्पिंडल फाइबर कसे जाएंगे, और सेंट्रियोल वो पॉइंट है, वो नॉब है जिससे ये सारी चीजें कसी जाएंगी, ठीक है, तो ये जरूरी है। अब यहाँ पे जब सेंट्रियोल मूव करता है तो यहाँ देखिए क्या होता है, मैंने कहा था आपको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब सेंट्रियोल मूव करता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं सेल को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, और जब सेंट्रियोल मूव करेगा, मान लो ये सेंट्रियोल मूव है, तो उसके चारों तरफ आसपास का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके अंदर जिलेशन होगा, सेल जो सॉल जेल थ्योरी पड़ी होगी, ठीक है, और इसके जिलेशन से क्या होगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होकर जब हम इसे लाइट में देखेंगे, क्योंकि बिकॉज सेल को जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखें उस पर लाइट गिरती है, और यहाँ से गाढ़ा होने की वजह से क्या होगा, माइक्रोस्कोप में लाइट का इंटरफेस ऐसे दिखेगा कि हमें दिखेगा कि उस सेंट्रियोल के चारों तरफ कुछ किरणें सी नजर आएंगी, जिस तरह से सूरज चांद के चारों, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला सेंट्रियोल इस तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, और इधर वाला सेंट्रियोल इसके चारों तरफ भी जिलेशन होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ये मूव करता हुआ दिखेगा। इन किरणों को, ये जो रेज हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज, एस्टर माने होता है तारा, ठीक है, देखो ये तारा जैसा, तारे जैसा लग रहा है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज, ठीक है जी। तारक किरणें, तारा तारे से बना तारक, तारक किरणें, ठीक है जी, ये तारक किरणें, तो ये भी हमें दिखाई देती हैं, एस्ट्रल रेज होते हैं। यानी सेंट्रियोल जो पहले बीच में थे, न्यूक्लियस के पास थे, अब यहाँ से मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, कहाँ से, प्रोफेज में। अब प्रोफेज को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, तो दोनों मूव करेंगे, और मूव करने की वजह से उसके चारों तरफ का साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर क्या होगा, कन्वर्जन होगा, सोल से जेल में बनेगा, जेल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और गाढ़े होने की वजह से लाइट आर्टिफैक्ट्स की वजह से जब हमें ये दिखेगा एस्ट्रल, इसी वजह से। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे क्या है, एनिमल जो सेल्स होती हैं उनमें तो स्पिंडल, सॉरी, ये जो सेंट्रियोल है ये पाए जाते हैं, होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर ये सेंट्रियोल नहीं होते, तो अब क्या होगा, इसीलिए जो एनिमल्स का जो एनिमल्स के अंदर जो सेल डिवीजन है इसे हम एस्ट्रल डिवीजन कहते हैं, बिकॉज अगर सेंट्रियोल होगा, सॉरी, एस्ट्रल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि अगर सेंट्रियोल होगा तो एस्ट्रल रेज बनेगी, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं, ये हो गया नॉन एस्ट्रल डिवीजन, ठीक है जी। और नॉन एस्ट्रल, ऐसे कुछ लोग इसे अनएस्ट्रल भी बोलते हैं, अनएस्ट्रल माइटोसिस, प्लांट्स का जो माइटोसिस होगा अनएस्ट्रल माइटोसिस
कहलाता है माइटोसिस विदाउट एस्ट्रल रेज। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन अब ये आता है कि ये एक दूसरे की तरफ दूर क्यों हटते हैं सेंट्रियोल? सीधी सीधी बात है, क्या होगा, बिकॉज ये अगर न्यूक्लियस है और यहाँ अगर कोई सेंट्रियोल पड़ा है और इधर एक सेंट्रियोल है, इसके चारों तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनके अंदर ग्रोथ होने लगती है, और जब माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ग्रोथ होगी और इधर से भी ग्रोथ होगी तो दोनों के बीच में वो एक दूसरे से धक्का मारेंगी। इधर एक सेंट्रियोल है, इधर एक सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से भी ग्रोथ होनी शुरू होगी, इस सेंट्रियोल से भी ग्रोथ होनी शुरू होगी। ये ग्रोथ आपस में टकराएगी तो क्या करेगी, दूर दूर इनको खींच के ले जाएगी। तो इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो मूवमेंट है पूछने को आपसे कोई पूछ सकता है कि ये कहाँ से है इसमें एनर्जी, तो इनसे निकलने वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी ग्रोथ की वजह से ऐसा लगता है कि ये दूर दूर जा रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी ग्रोथ की वजह से एक दूसरे से दूर धकेले जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब प्रोफेज चली, प्रोफेज चलते 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 लेट प्रोफेज में आ गई, और लेट प्रोफेज के अंदर क्या होगा, एक बहुत अच्छी चीज होगी। लेट प्रोफेज में आते मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेट प्रोफेज, यानी प्रोफेज के एंड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, डिसइंटीग्रेट यानी होना शुरू हो जाएगी, और होते होते लेट प्रोफेज में सेल कैसी दिखेगी। अभी ये जो सेल है, ठीक है, इसको अगर मैं लास्ट में बनाऊं, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब ये सेंट्रियोल तो यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है, और जो क्रोमोसोम है उनका कंडेंशन हो चुका है, और न्यूक्लियर के अंदर झिल्ली जो यहाँ बननी चाहिए वो भी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू हो चुके हैं, तो प्रोफेज के अंत में थोड़े अच्छे से कंडेंस हो जाएंगे, और हमें ये जो क्रोमोसोम है इस तरह से सेल के अंदर दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने से क्रोमोसोम जो जितने भी कंडेंस हुए हैं वो सारे न्यूक्लियस के अंदर, यानी अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन रहा ही नहीं, उसके अंदर वो बिखर गए हैं। और मीनवाइल सेंट्रियोल्स जो हैं वो विपरीत ध्रुवों पे पहुंच चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा यहाँ से स्पिंडल्स है वो बनना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गए, बिकॉज देखिए ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स से ये भी शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेट प्रोफेज की कहानी, यहाँ तक आते आते लेट प्रोफेज हो जाएगी। अब जो बारी आएगी वो है दूसरी अवस्था की, ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं मेटाफेज। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। मेटाफेज बीच की अवस्था है, और मेटाफेज में ये जो बिखरा हुआ माल है ये सब अरेंज हो जाएगा। कैसे होगा, हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो बिखरा हुआ था इसको अरेंज कैसे करेंगे। अब ये जितने जो गुणसूत्र बिखरे थे, ठीक है, वो अब अरेंज होना शुरू होंगे, और ये एक सेंट्रियोल है, नीचे एक सेंट्रियोल है, और यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ हुई, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ हुई, ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो थे, ठीक है, वो जो बिखरे हुए थे इन्होंने मिड एक्सिस पे, सेल की मिड एक्सिस पे अरेंज होना शुरू कर दिया। ठीक है जी। ये क्रोमोसोम है, डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं, ठीक है। अब हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर ये सब होगा, क्लियर है। और अब यहाँ पर ये सारी चीजें अरेंज इसमें होती हुई नजर आएंगी। ये लो जी, मैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर दे देता हूँ इस डायग्राम को। चलिए, ये लो जी, ठीक है। अब एक और अपन यहाँ पे भी क्रोमोसोम बना सकते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा डायग्राम। चलिए बना देते हैं। और ये क्रोमोसोम हो गया, और ये इसका स्पिंडल फाइबर हो गया, ये स्पिंडल, ठीक। अब ये बन गया, अब ये अरेंज हो गए। अरेंज होने में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्रोमोसोमल बीच बीच के जो ये फाइबर बने। अब देखिए फाइबर किधर, अब क्रोमोसोम में कहाँ से कसा, ये क्रोमोसोम था, ठीक है, और ये जो बीच का पार्ट है यहाँ प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। मैं थोड़ा सा अगर बड़ा बनाऊं क्रोमोसोम को, थोड़ा सा मैं मोटा बल्कि सा बना रहा हूँ। यहाँ पे जो पार्टिकल स्ट्रक्चर, ये क्या काइनेटोकोर है, इसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है यहाँ, इधर से, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ अटैच हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है। अच्छा, ये स्पिंडल, इसे हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था में हम बोलते हैं सेल के अंदर क्या दिख रहा है, स्पिंडल। अब इसे समझना है, अब बहुत सारे बच्चे इसे नहीं समझते स्पिंडल क्या है। देखिए स्पिंडल कोई भी ऐसी चीज
जो स्पिंडल एक शेप है और कुछ नहीं है। स्पिंडल कोई भी ऐसी चीज जो तरकुनुमा, और अब तरकु क्या है, हम रट के आ रहे हैं, ठीक है, तरकु तरकु तरकु, तरकु इज नथिंग, स्पिंडल इज नथिंग, एनी शेप विच इज पॉइंटेड फ्रॉम द आउटवर्ड्स, बीच में दोनों किनारों से तीखी और बीच में से थोड़ी चौड़ी है। यहाँ पे संरचना बन रही है, ऊपर से ये तीखी है और बीच में से ये चौड़ी है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम स्पिंडल बोलते हैं। अब स्पिंडल बनने में केवल ये जो फाइबर्स हैं, 3 तरह के धागे इसमें अटैच होते हैं, यानी ये जो क्रोमोसोम जो बिखरे थे, उनको बीच पे लाके कसने में 3 तरह की रस्सियाँ, 3 तरह के फाइबर्स हमें चाहिए। एक जो पोल से चल के आ रही है, ये पोल है यहाँ पे, ठीक है, और जो क्रोमोसोम तक आ रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं, मेन जो फाइबर है ये है क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर, ये तो हुआ पहले टाइप का फाइबर। चलिए जी, ये 1 नंबर का फाइबर ये हो गया, ठीक है। दूसरे को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। चलिए ये वाला वॉयलेट कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे तरह टाइप का धागा क्या है, पोल टू पोल सपोर्ट के लिए, ये पोल से चला, ठीक है, ये पोल तक। यहाँ मैं थोड़ा डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डॉटेड नहीं होता है, मैं जस्ट थोड़ा-सा समझ जाएँ अपन। यानी हमें इतना समझना है कि खाली ये एक ही धागे नहीं होते जो क्रोमोसोम्स को और पोल से जोड़ते हैं। इसके अलावा पोल टू पोल कनेक्टिविटी भी होती है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम ये समझें। तो ये दूसरे टाइप का धागा हो गया क्या? पोलर फाइबर, पोल टू पोल, ये हो गए पोलर फाइबर। तीसरे टाइप का धागा और भी होता है। ठीक है, जैसे इंटरज़ोनल फाइबर कहते हैं, यहाँ 2 ज़ोन के बीच में होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये आगे आएगा, अभी तो एक्चुअली दिखेगा भी नहीं है। ठीक है जी? अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं, अब इस अवस्था के अंदर एक चीज़ और हमें गौर करनी है, ये जो मिड प्लेट है, इसे हम बोलते हैं मिड एक्सिस, कौन-सी एक्सिस? ये वाली, ये वाली जो है मिड एक्सिस। ये अगर मैं यूँ ड्रॉ करूँ, ये जो कहते हैं मिड एक्सिस। मिड एक्सिस पे क्रोमोसोम की पोज़ीशन हमेशा ऐसी होती है कि क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं, वो हमेशा पोल की तरफ रहेंगी, ठीक है? यहाँ पे अगर हम गौर करें, इस यहाँ पे, इस वाले पे तो ये देखिए आर्म्स इसकी ऊपर की तरफ है, इसकी नीचे की तरफ है, इस वाले की नीचे की तरफ है, ठीक है? तो हमेशा एक चीज़ हमें देखनी है कि क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर की जो मिडल एक्सिस पर जो अरेंज होगा, वो इसकी जो आर्म्स हैं, वो हमेशा भुजाएँ जो हैं, हमेशा पोल्स की तरफ जुड़ी रहेंगी। तो 2 तरह के फाइबर मैंने बता दिए, क्रोमोसोमल फाइबर, पोल से सेंट्रोमियर के बीच होता है, ठीक है जी? और तने हुए खींचे हुए होते हैं, और सपोर्टिंग फाइबर जिनको, या फिर हम पोलर फाइबर भी बोलते हैं, इन्हें सपोर्टिंग फाइबर भी बोलते हैं, बिकॉज़ इनका काम मेन है सपोर्ट लेना, सपोर्टिंग फाइबर, क्लियर है? चलिए जी। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद में क्रोमोसोम में कुछ चेंजेज़ होंगे, और क्रोमोसोम, बिकॉज़ हम पहले ही कह रहे हैं कि क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड बनने की संभावना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे, इसे थोड़ा-सा ध्यान से समझें, ठीक है? ये सेंटर में, ठीक है? यहाँ पर क्रोमोसोम में पूरा बीच में, बीचों-बीच फटान आएगा, फटेगा, और फट करके ये कहाँ पहुँच जाएगा, बीचों-बीच मिडल एक्सिस तक, यहाँ तक और यहाँ तक। फटेगा क्रोमोसोम, ठीक है? और क्रोमोसोम फट करके ये स्प्लिट हो गई। ये दोनों क्रोमेटिड इसके अलग हो गए, ठीक है? ये एक क्रोमेटिड, अब देखिए क्रोमेटिड क्या है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्रोमेटिड इज़ वर्टिकली हाफ पोर्शन। ये जैसे अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, तो इधर एक क्रोमेटिड, इधर एक क्रोमेटिड। तो ऊपर वाला एक क्रोमेटिड है, मैं थोड़ा-सा अलग शेड से उसे हाइलाइट करता हूँ, ठीक है? ये वाला येलोइश जो नेचर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक क्रोमेटिड है। अपने पास कलर का ऑप्शन है, तो हमें अच्छा दिखेगा, ठीक है? दूसरी तरफ ये वाला एक ऑप्शन है, ठीक है? ये नीचे 2 वाला क्रोमेटिड है। यानी अब यहाँ पे पहले क्या था? 1 क्रोमोसोम, और अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं था। तो 1 क्रोमेटिड, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम तो है, लेकिन उसके अंदर क्रोमेटिड सारे दोनों क्लियर कट हो गए, ठीक है? अच्छा, ये सारा काम कहाँ हो रहा है? क्रोमोसोम ये कहाँ है? ये यहाँ पे जो क्रोमोसिन, ये जो स्पिंडल फाइबर है, यानी जो पहले सेल नॉर्मल दिख रही थी, अब कैसी दिख रही है? मैं एक क्रोमोसोम बना करके बता रहा हूँ।
एक क्रोमोसोम बना के बता रहा हूँ। ये चलो मैं 3 बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम पहले थे ऐसे, अब वो थोड़े से ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो हर एक क्रोमोसोम है वो फट चुका है, ऐसे, ठीक है? यानी पहले जो मेटाफेज प्लेट पे जो क्रोमोसोम थे जिसमें हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था, अब इनके वर्टिकल डिवीजन से हर एक क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और अब हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है? तो क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिड है बन तो एस फेज से गए थे। यहाँ पे एक ध्यान रखने की जरूरत है, क्रोमेटिड was available from the S phase because S phase में एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल था वो 2 बन चुके थे अभी, लेकिन यहाँ पे विजिबल हुए, ठीक है? और दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से ये जो ये जो डायग्राम है ये थोड़ा-सा इस तरह से ऐसे ऐसे हो जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर रिपल्शन होगा तो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डायग्राम थोड़ा-सा रफ एंड टफ है, समझने की इच्छा होगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो थोड़े से एक दूसरे से रिपेल करते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन तीसरी अवस्था, एनाफेज़, ठीक है? एनाफेज़ में सारा विदाई होनी है इनकी, बिछड़न यहाँ होगा, बिछड़ जाएँगे दोनों, ठीक है? एनाफेज़ ये सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट फेज़ होती है, ध्यान रखने की बात है, बिकॉज़ यहाँ पे अब देखिए क्यों होती है शॉर्टेस्ट, ये समझने की ज़रूरत है। अब देखिए प्रोफेज़ में तो पहले न्यूक्लियर झिल्ली डिसअपीयर हुई, सेंट्रियोल मूवमेंट किया, क्रोमोसोम में कंडेंस हुए, हैं? और यहाँ से कंडेंसेशन जो प्रोफेज़ के मिड से चला था, वो चलता मेटाफेज़ के एंड तक भी चल रहा है। क्लियर है? यानी धीरे-धीरे क्रोमोसोम और प्रॉपर होते जा रहे हैं और इतने प्रॉपर हो गए हैं कि कंडेंस हो गए हैं, कि क्रोमेटिड उसके साफ दिखने लगे हैं, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे को रिपेल करके क्लियर हो चुके हैं। एनाफेज तक कंडेंसेशन खत्म हो जाता है और क्रोमोसोम अपनी सही शेप में हमें अब दिखाई देगा, राइट? एनाफेज वो स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी वो बहुत क्लियरली हमें दिखाई देती है। तो ये शॉर्टेस्ट क्यों है? बिकॉज अब बीचों बीच क्रोमोसोम है वो तने हुए हैं, दोनों तरफ से पोल फाइबर खींचे हुए हैं। अगर बीच में से थोड़ा सा भी अगर फीता काट दें तो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से बहुत फास्टली मूव करके चले जाएंगे, इसलिए इट विल टेक नो टाइम, राइट? इट इज अ शॉर्टेस्ट फेज। चलिए अब इसको हम थोड़ा-सा 2 भागों में बाँट लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अर्ली प्रोफेज, शुरुआती, ठीक है? तो हम अर्ली एनाफेज, सॉरी, शुरुआती एनाफेज, ये काम की अवस्था है, बिकॉज़ ये जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो मेंडल के जो कारकों का पृथक्करण जो पढ़ते हैं हम, यहाँ होता है। इसे हमें ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब अर्ली एनाफेज में क्या होते हैं? अर्ली एनाफेज में एक काम की बात क्या है, एक और, यानी मैंने कहा था ना पहले 2 टाइप के फाइबर तो हो गए, तीसरे टाइप के जो फाइबर है यहाँ पैदा होते हैं और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं इंटरज़ोनल फाइबर्स। कैसे बनेंगे वो समझ लेते हैं थोड़ा-सा। इंटरज़ोनल में क्या होगा, ये सेल हो गई, ये सेंट्रियोल हो गया, ठीक है? क्रोमोसोम बंधे पड़े थे और उनमें हल्का-सा सेपरेशन हुआ ही था, ठीक है? ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गए और ये इससे पहले क्या थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही इनमें सेपरेशन होगा, इनके बीच में एक और जो फाइबर हैं वो इंटरज़ोन, 2 ज़ोन है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ पर कुछ इंटरज़ोनल फाइबर आ जाएंगे, ठीक है? इनको हम बोलेंगे इंटरज़ोनल फाइबर। ठीक है जी? इंटरज़ोनल फाइबर, और ये जो स्पिंडल फाइबर है इनमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ये इनको ऊपर इधर लेके जा रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरज़ोनल फाइबर आ चुके हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिड का यहाँ, अब यहाँ पे गौर करने की वाली बात है कि यहाँ पे क्रोमोसोम की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। सेपरेशन और स्प्लिटिंग में बड़ा अंतर है। देखिए, मियोसिस में क्या होता है कि जोड़ी के दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, वहाँ पे 2 गुणसूत्र, मियोसिस में ये बात फिर डिस्कस करेंगे अपन। वहाँ पर जोड़ी के 2 क्रोमोसोम, अगर मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ टाइप ऑफ पहन लूँ, तो ये दोनों पहले एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है? वो एक दूसरे के पास है और वो फिर एनाफेज में आके दूर-दूर हो गए। यहाँ पे हो रहा है क्रोमोसोम का सेपरेशन, मियोसिस में। लेकिन यहाँ क्या है, यही क्रोमोसोम था, इसमें 2 थे,
ये स्प्लिट होकर के 2 क्रोमेटिड बनाए और दोनों क्रोमेटिड जब तैयार हैं तो गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम जो बीचों बीच से फट गया। यहाँ पे हुई है क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज जो हुई है वो है क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग, ठीक है? क्रोमोसोम जो है फट गया ऐसे, ऐसे पूरा, और दोनों एक दूसरे से, तो क्रोमोसोमल स्प्लिटिंग यहाँ हुई, इंटरजोनल फाइबर यहाँ हुए, ठीक है? और अब जो एनाफेज है उसके दौरान, अब पहले जो यहाँ पे एक ही गुणसूत्र था, पहले हमें क्या दिख रहा था? 3 गुणसूत्र दिख रहे थे। ऊपर वाला डायग्राम अगर हम देखें, यहाँ पे हमें लगेंगे 3 क्रोमोसोम है, लेकिन अब यहाँ पे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 6 हो गए, बिकॉज अब क्रोमेटिड अलग हो चुके हैं, और जब क्रोमेटिड आधा आधा फट जाते हैं, पहले हम यहाँ पे कह रहे थे कि 1 क्रोमोसोम और 2 क्रोमेटिड, ठीक है? और इसमें डिवीजन हुआ, दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए, ये क्या है? हम कहेंगे 1 क्रोमोसोम, लेकिन इसमें एक ही डीएनए, यहाँ पर एक, तो इसलिए इसमें क्या है? 1 क्रोमेटिड। इसी तरह से इसमें 1 क्रोमोसोम है, और इसमें चूंकि एक ही डीएनए, तो इसमें एक ही क्रोमेटिड, जबकि इसमें क्या था? डीएनए तो अभी तक 2 है, बिकॉज स्प्लिट नहीं हुए, यहाँ पे स्प्लिट हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीम्स डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, गॉट डबल्ड, डबल हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 6 क्रोमोसोम ऊपर वाले में, पहले कितने थे? 3 थे। और हम जानते हैं समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अगर हम पेरेंटल सेल है, अगर 22 गुणसूत्र है, तो 22 के आगे कितने रहने चाहिए? दोनों डॉटर सेल में 22 और 22 रहने चाहिए, लेकिन 22 रहे, इसके लिए कभी तो ऐसा एक आएगा जहाँ पे 44 होंगे, ये वो अवस्था है। इसके अंदर जो दूसरी स्टेज है वो है, हमें कहते हैं लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या होता है ये हमें समझने की जरूरत है। लेट एनाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम फाइबर में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और उनमें क्या होगा? पोल की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे होगा क्रोमोसोमल सेपरेशन, गुणसूत्रों में सेपरेशन होगा, और अब ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ इनमें स्पिंडल फाइबर में खिंचाव होगा, और पोल की तरफ खिंचाव होने से ये जो क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हुए हैं, क्रोमोसोम के रूप में अलग होंगे, दोनों विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, और एक क्रोमोसोम जो है उसको मूव करने की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से लगभग लगभग 30 एटीपी लगते हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं थोड़ा सा आपको फिगर दे देता हूँ, 30 एटीपी एक क्रोमोसोम के लगते हैं। ह्यूमन की अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम है, माइटोसिस होगा तो 46 और 46 96 क्रोमोसोम होंगे एक बार में, और 96 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 96 को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, और 30 से जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना, करीबन 30,000 एटीपी हमें चाहिए रफली। और एक बार जब रेस्पिरेशन होती है तो लगभग 36 एटीपी बनते हैं। तो आप देख लीजिए 30 और 36 में कितना अंतर है, यानी कितनी बार रेस्पिरेशन करके जितनी एनर्जी आएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोमल सेपरेशन, इट इज वेरी वेरी एनर्जेटिकली कॉस्टली इवेंट, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, ठीक है? तो ये लेट एनाफेज में हमारे पास हो गया। जो लास्ट फेज है इसकी, वो हम कहते हैं टीलोफेज। चौथी फेज है टीलोफेज। टीलो, मैंने पहले बताया, टीलो का मतलब कहीं पर भी हो, टीलो का मतलब होता है अंतिम, अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था इसे हम प्यार से बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज। क्यों बोल रहे हैं साहब रिवर्स प्रोफेज? बिकॉज प्रोफेज में जो जो हो उसका उल्टा यहाँ होगा। यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए टीलोफेज में क्या, प्रोफेज में क्या हुआ? हमने कहा कि साहब मेटाबॉलिज्म कम होती है, ठीक है? तो सेल की जो मेटाबॉलिज्म है, बिकॉज अभी तक अगर सेल मेटाबॉलिज्म जारी रखेगी तो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए सेल ने मेटाबॉलिज्म कम कर दी, बिकॉज यहाँ पे खर्चे वाला काम था। सेल की मेटाबॉलिज्म वापस बढ़ने लगी, पहला काम हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे हमने प्रोफेज में क्या कहा था, थोड़ा सा इसे डायग्राम से समझते हैं। हमने कहा कि ठीक है साहब, ये सेल थी, दोनों क्रोमोसोम, 3 इधर से निकले 3 इधर से निकले, तो ये मान लो ये यहाँ, तो ये इधर पहुंच गए, ये 2 और 3 इधर पहुंच गए। अब यहाँ क्या होगा? पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, यहाँ पे अब वापस बनने लगेगी, बिकॉज एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनाने हैं? 2। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपीयरिंग। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लगती है, ठीक है, स्टार्ट अपीयरिंग, वापस बनने लगती है, उल्टा काम हो रहा है ना? अच्छा, वहां पे हमने एक चीज बोली नहीं मैंने,
वहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है वो भी डिसअपीयर होने लगती है, केंद्रिका लुप्त होती है, यहाँ पर वापस न्यूक्लियोलस भी वापस अपीयर होने लगती है, ठीक है? तो न्यूक्लियोलस भी वापस रीगेन्ड, वापस मिल जाएगी। इसके अलावा हम पहले पढ़ रहे थे कि ये क्रोमोसोम है यहाँ, ठीक है? अब यहाँ इनके अंदर भी डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाए बिकॉज़ इनका काम हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कहूँगा क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन शुरू होगा, ठीक है? और डीकंडेंसेशन होकर के क्या होगा, अब जानते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा और लेट का अगर हम डायग्राम बनाएँगे, तो लो साहब केंद्रक झिल्ली थोड़ी-सी बन गई है, ठीक है? न्यूक्लियोलस भी आ गई है और ये जो क्रोमोसोम थे, ये वापस अपनी उसी फॉर्म में आ गए। ये लीजिए, ठीक है? तो क्रोमोसोमल डीकंडेंसेशन है वो स्टार्टेड। क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो बनना शुरू हो जाए। तो केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियोलस बन गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कौन बनाता है? ईआर, ठीक है? ईआर जो होती है वो एक्सटेंड होकर के चारों तरफ बनाती है बिकॉज़ हमने डायग्राम में बताई क्योंकि सेल के अंदर जो ईआर थी ना, ईआर क्रोम जो डिकंडेंस होने वाले क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि सारा काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने पहला पॉइंट सेल मेटाबॉलिज्म लिखा तो पहले मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, फिर न्यूक्लियर में ये सारा साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन जैसे ही शुरू हुआ, क्रोमोसोम जैसे-जैसे डिसइंटीग्रेट हो गए क्रोमैटिन में बदले, उसी के साथ-साथ इस सेल के अंदर जो ईआर थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, उसने इसको घेर लिया और उसने उसकी चारों तरफ ईआर ने एक्सटेंड करके उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वापस रीस्ट्रक्चरिंग में कौन-सा सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है? ईआर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? केंद्रक में केंद्रिका बन गई है और जो केंद्रिका है, जो न्यूक्लियोलस है, वो कौन बनाता है? क्रोमैटिन के अंदर जो एरिया होते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है? ये किसके एरिया हैं? क्रोमैटिन के। क्रोमैटिन यानी उसी डीएनए के अंदर कुछ खास रीजन है जो न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बारे में डिटेल आप पढ़ें आप एक्स्ट्रा। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ये बनाते हैं न्यूक्लियोलस को। ईआर बनाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। छोटे-छोटे क्वेश्चन से, ठीक है? और इसी तरह से क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के साथ देखो यहाँ पे 1 से 2 बन गए, यहाँ पर इसके साथ ही कैरियोकाइनेसिस फिनिश, इसके साथ ही कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो जाती है। तो यहाँ इस तरह से सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। आगे की जो फेज़ है, जो दूसरा है डिवीज़न फेज़ का, वो है साइटोकाइनेसिस। उसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि साइटोकाइनेसिस एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह से अलग-अलग हैं और साइटोकाइनेसिस के या फिर मैं कहूँ कि ओवरऑल जो माइटोसिस है, उनमें डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस कौन-कौन से हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे और अगर आपको समझ में आए, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई पॉइंट, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।